देखो बच्चों, so today we are going to discuss about the abnormal molar mass of the solute. So solution में जैसा आपने जाना कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हम ऐड करते हैं, we were observing the colligative property in the last two classes. तो colligative properties के calculations के बारे में हमने पढ़ा था. अब यहाँ पर colligative properties के हेल्प से हमने देखा whether that is the depression in the freezing depression of the boiling point or the osmotic pressure or depression in the partial pressure, decrease in the partial pressure of the solvent. इन सभी के केस में आपने देखा कि जो फॉर्मूला आपका आता है उस फॉर्मूले के हेल्प से जो आपने लॉ एस्टेब्लिश किया, रूल एस्टेब्लिश किया, उसके हेल्प से आप मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट पार्टिकल का कैलकुलेशन कर रहे थे. तो जब हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के मोलर मास का कैलकुलेशन करते हैं तो कई ऐसा होता है कि जो कैलकुलेटेड वैल्यू होता है वो वैल्यू से डिफर करता है. व्हाई द डिफरेंस इज ऑब्जर्व? ये डिफरेंस ऑब्जर्व होता है ड्यू टू डिसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स. मॉलिक्यूल्स जो है वो डिसोसिएशन या एसोसिएशन करते हैं. डिसोसिएशन का क्या मतलब हुआ बेटा? When we talk about dissociation, what does it mean? Dissociation means कि जो सॉल्यूट पार्टिकल है, सॉल्यूट पार्टिकल gets divided into two or more particles, है ना. ये जनरली आयोनिक सॉलिड में होता है ना. आयोनिक सॉलिड में इसको ऑब्जर्व करते हैं डिसोसिएशन. आयोनिक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट में ये आप ऑब्जर्व करते हैं, है ना. जैसे कि मान लीजिए NaCl है तो NaCl आपका ब्रेक हो जाएगा आपका Na प्लस Cl माइनस. तो यानी कि जब आपका डिसॉल्व होगा तो NaCl Na प्लस और Cl माइनस में ब्रेक हो जाएगा, है ना. जैसे कॉपर सल्फेट है CuSO4, so it breaks Cu2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस, है ना. CuCl2 तो ये आपका ब्रेक हो जाएगा Cu में प्लस 2 Cl माइनस. तो यहाँ क्या हो रहा है, जब आप इसको डिसॉल्व करेंगे तो डिसॉल्व करने पे ब्रेक हो जाते हैं, तो डिसोसिएशन हो रहा है. तो जब डिसोसिएशन होगा तो बोलो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल बढ़ जाएंगे या नहीं बढ़ जाएंगे? बताइए, बढ़ेंगे. देखो आपने मान लो 1 मोल NaCl डिसॉल्व किया, आपने 1 NaCl डिसॉल्व किया, है ना. अगर आपने NaCl डिसॉल्व किया और यदि पूरा का पूरा NaCl आपका डिसोसिएट हो गया है Na प्लस और आयन में, तो बताइए कि व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल हो जाएंगे? बोलिए इन द सॉल्यूशन, बताओ. 1 मोल, क्वेश्चन सुनो, 1 मोल Cl अगर डिसोसिएट करेगा किसमें? Na प्लस
हाँ देखिए, सो आई सेड कि अगर आपका 1 मोल NaCl है, 1 मोल NaCl डिसोसिएट हो गया Na प्लस और Cl माइनस आयन में, तो बताइए व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन? कितने पार्टिकल्स होंगे बोलो, बताओ बेटा अंकुर, हाउ मेनी पार्टिकल्स विल बी देयर? आयुष, कैन यू लिसन मी? मेरी आवाज जा रही है? यस सर। तो बेटा सवाल का जवाब दीजिए, अगर आता है तो भी, नहीं आता है तो भी, नहीं बताइए, चुप नहीं रहिए। मैंने कहा मैंने 1 मोल NaCl डिसॉल्व किया है, डिसॉल्व किया है सॉल्यूशन में, मान लो पानी में डिसॉल्व कर दिया है, वाटर में डिसॉल्व कर दिया, वाटर है, योर सॉल्वेंट इज वाटर, सपोज करो वाटर इज योर सॉल्वेंट, वाटर इज सॉल्वेंट। अगर वाटर सॉल्वेंट है उसमें मैंने 1 मोल NaCl डिसॉल्व कर दिया, तो NaCl बताओ क्या Na प्लस और Cl माइनस आयन में टूटता है या नहीं टूटता है? टूटता है सर। तो टूटता है, तो अगर मैंने 1 मोल NaCl डिसॉल्व किया है, तो वाटर में अगर पूरा डिसोसिएशन हो रहा है, NaCl मॉलिक्यूल टूट जा रहे हैं, तो कितने पार्टिकल्स होंगे, कितने सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट होंगे यहाँ वाटर में? 2 मोल। 2 मोल होंगे। तो इसको बताइए, मैं कितने देर से पूछ रहा हूँ इस बात को, है ना? क्योंकि 1 मोल NaCl अगर है तो 1 मोल NaCl जब टूटेगा तो 1 मोल Na प्लस और 1 मोल Cl माइनस बनेगा कि नहीं बनेगा? बताओ। यस सर। यानी कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na और Cl होगा वो आपका 1 प्लस 1 टोटल 2 मोल हो जाएगा। यानी कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल विल बी इक्वल टू 2 मोल। मोल्स ऑफ solute particles will be 1 mole Na plus 1 mole Cl माइनस होगा। बताओ, 1 मोल Na प्लस होगा और 1 मोल Cl माइनस होगा, तो टोटल कितना हो जाएगा? 2 मोल हो जाएगा। अच्छा मुझे ये बात बताइए, क्या क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी इस बात पे डिपेंड करता है कि पार्टिकल कौन सा है? बोलो, क्या नेचर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करता है या सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करता है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी? बताओ बच्चों। सुकन्या, कैन यू टेल मी? क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल और द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल और बोथ? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। बताइए और बच्चे बताइए। मयंक बताओ बेटे, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी किस करता है? क्या नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करता है कि सॉल्यूट पार्टिकल कौन सा है, बड़ा है, छोटा है, चार्ज है, आयन है, या मॉलिक्यूल है, या एटम है? इन सब पे डिपेंड करता है या नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करता है या दोनों पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ सॉल्यूट सर नंबर पे करते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करता है। तो जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करता है, तो यहाँ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल कितने हो जाएंगे? Na प्लस हो जाएगा, Cl माइनस भी हो जाएगा, है ना? तो नंबर बढ़ जाएगा ना डिसोसिएशन से, तो नंबर Yes, बढ़ेगा sir. या नहीं बढ़ेगा? सो द नंबर ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल और द मोल्स ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल विल बी इंक्रीज्ड, है ना, व्हेन द डिसोसिएशन विल टेक प्लेस। और जब एसोसिएशन होगा तो मोल्स ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। Please. डिसोसिएशन के कारण मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इंक्रीज हो जाते हैं और एसोसिएशन के कारण मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल क्या हो जाते हैं? डिक्रीज हो जाते हैं। तो अभी हमने डिसोसिएशन के बारे में जाना। सो डिसोसिएशन में सॉल्यूट पार्टिकल गेट डिवाइडेड इनटू 2 और मोर पार्टिकल्स। जैसे CuCl2 है, तो CuCl2 में क्या हो गया? 1 कॉपर Cu2 प्लस,
1 कॉपर 2 प्लस एंड 2 Cl माइनस। टोटल कितने पार्टिकल में टूट गया? 3 पार्टिकल्स में 3. टूट गया। So dissociation can be possible in more than 2 particles also. Okay, if 100% dissociation will occur, then total will be 3 times. जितना CuCl2, CuCl2 का जो कंसंट्रेशन होगा उसके कंपैरिजन में पार्टिकल्स का कंसंट्रेशन, सॉल्यूट पार्टिकल का कंसंट्रेशन 3 टाइम्स हो जाएगा। और अगर 100% डिसोसिएशन नहीं होगा तो थोड़ा कम होगा, मान लो 2.5 टाइम्स हो गया, 2.6 हो गया, 2.75 हो गया, कुछ भी हो सकता है ना। पहले इसको नोट करिए। डिसोसिएशन समझ में आ गया? एसोसिएशन बताऊंगा, वन टॉप फैक्टर बताऊंगा, फिर क्वेश्चन करिए, बस 2 ही चीज इसमें है। हो गया बेटा? Yes, sir. No, sir. ओके, दैट्स फाइन। सर 1 मिनट। जल्दी से लिख लो। एग्जाम्पल भी ले सकते हो डिसोसिएशन का एग्जाम्पल। हो गया? Yes, sir. ओके, सो डिसोसिएशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाता है, एसोसिएशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स घट जाएंगे। सो अदर रीजन फॉर द एबनॉर्मल मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट ड्यू टू कैलकुलेशन विल बी एसोसिएशन। Association. So when 2 or more solute particles will combine to form one particle, it is called association. एग्जाम्पल देख सकते हैं, अल्कोहल में देख सकते हैं, इथेनोइक एसिड देख सकते हैं, है ना, जहां भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है। सो देयर यू कैन सी द फिनोमिना ऑफ एसोसिएशन। सो एग्जाम्पल देख लो, फॉर्मेशन ऑफ डाइमर, है ना, डाइमर 2 मॉलिक्यूल इन CH3COOH, है ना। इससे 2 मॉलिक्यूल जो होते हैं एक साथ बना जाते हैं, डाइमर बना जाते हैं बाया हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जैसे H3C, है ना, COOH लाइक दिस। तो ये रहा, से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगा OCOH, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगा CH3। तो देखो बेटा, एक COOH इधर है, एक COOH इधर है, और इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो गया। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो गया तो दे आर एक्टिंग एज अ सिंगल पार्टिकल, सो दिस इज कॉल्ड डाइमर। सो हियर you can see that ethanoic acid got dimerizes. Here
डाइमेराइजेशन ऑफ ethanoic acid is an example of association. Example of association. Can take ethanol. Ethanol में भी आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है. There also dimerization will occur, and then you can see that due to dimerization दो मॉलिक्यूल मिलकर के एक मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करते हैं. यानी कि दो मॉलिक्यूल मिलकर के एक सिंगल सॉल्यूट पार्टिकल की तरह बिहेव करेंगे. तो यहाँ पर जो आपका आएगा, जब मोलर मास निकलेगा, मॉलिक्यूलर मास निकलेगा, तो क्या निकलेगा? डबल निकलेगा, है ना? क्योंकि दो मॉलिक्यूल मिलकर एक सिंगल मॉलिक्यूल बिहेव कर रहे हैं. So the molecular mass that you will calculate in case of association of the ethanoic acid, so by calculation you will get a double the actual mass of the ethanoic acid, है ना? तो यहाँ पर है, चीज को नोट कर लो, डाइमेराइजेशन वाला कंडीशन बेटा. उसके बाद हम लोग अब जानेंगे कि व्हाट इज, हाउ दिस वाज एक्सप्लेन बाय वेंट ऑफ, एंड वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है. जल्दी से नोट करो. Note it down. बोलो बेटा. Yes, डबल sir. कैसे आएगा? हाँ जी, सर डबल कैसे आएगा? बेटा डबल कैसे नहीं आएगा? एक यहां बताओ, ये जो है एक CH3COH का जो भी मास होगा, मान लो कि M मास हो गया. अगर दो मिलकर के डाइमर बना रहा है तो दो का मास आ जाएगा ना, इसका भी मास M हो जाएगा. तो ये एक मॉलिक्यूल की तरह बिहेव करेगा, एक सॉल्यूट की तरह बिहेव करेगा ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो जब ये एक सिंगल सॉल्यूट पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा, तो आप बताओ सिंगल सॉल्यूट पार्टिकल का मास कितना आएगा कैलकुलेशन पे? M + M 2M आएगा? Yes, बोलो. sir. तो बेटा तो आएगा यहाँ, है ना? हर जगह कह रहा हूं कि सारी दुनिया में जितने क्वेश्चन होंगे सब जगह डबल कर देना, है ना? डाइमर यहाँ बन रहा है, हर नहीं है कि डबल होगा. मैं इस कंडीशन में डबल होगा ये बोल रहा हूँ. इज दैट क्लियर? बताइए, ये बात क्लियर है? हाँ मयंक. सर मोल्स तो सेम ही रहेंगे ना? बेटा मोल कैसे सेम रहेंगे यार? किसका मोल सेम रहेगा बताओ? किसका मोल सेम रहेगा ये बताओ? इथेनोइक एसिड का मोल सेम रहेगा. और यहाँ पे सॉल्यूट पार्टिकल की तरफ इथेनोइक एसिड बिहेव कर रहा है या डाइमर बिहेव कर रहा है ये बताओ? डाइमर. डाइमर बिहेव कर रहा है ना. और डाइमर का नंबर ऑफ मोल तो हाफ हो जाएगा ना इथेनोइक एसिड के नंबर ऑफ मोल से. बोलो, है कि नहीं? यस सर. बेटा मोल तो वहां भी सेम था. NaCl मैंने एक मोल लिया था, लेकिन पार्टिकल क्या बन गया था? Na+- और नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करता है. तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल डबल, लेकिन यहाँ डाइमेराइजेशन के कारण नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल क्या हो गए? हाफ हो गए. तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल हाफ हो गए. तो इतना नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल हाफ हो गए, तो आप किसी भी जगह पर अगर आप देखेंगे, जैसे चलो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात करते हैं, तो KF बेटा क्या आ गया था? KF × M आ गया था, है ना? मोललिटी. और मोललिटी क्या आ गया था? नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास M2, है ना? डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन सॉल्वेंट इनटू 1000 कर दो, डिवाइडेड बाय 1000, क्यों ग्राम में लिया. अगर मैं यहां देखूंगा M2 की बात करूंगा, तो M2 मेरा कैलकुलेटेड M2 क्या आएगा? कैलकुलेटेड M2 आएगा आपका M2 × 1000, है ना?
एफ W1 इंटू डेल्टा टी एफ आएगा, यही होता था ना। यस सर। अब ये बोल, नंबर ऑफ मोल घट जाएंगे कि नहीं डाइमेराइजेशन के कारण? हाँ बोलो, नंबर ऑफ मोल घटेंगे, बोलो। यस तो सर। डेल्टा टीएफ भी चेंज होगा, डेल्टा टीएफ भी चेंज होगा, है ना। नंबर ऑफ मोल भी घटेंगे और ये बढ़ जाएगा, ये क्या होगा, बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? बोलो, यस सर। M2 बढ़ जाएगा, डबल हो गया। उसी के अकॉर्डिंग डेल्टा टीएफ भी हो जाएगा, चेंज हो जाएगा डेल्टा टीएफ, है ना। तो डेल्टा टीएफ भी उसी रेशियो में चेंज हो जाएगा। ठीक है बेटा, वो चीज है। चलिए देखिए, अगर आप यहाँ पे नंबर ऑफ मोल, अगर आप मान लो नंबर ऑफ मोल इसी का ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर नंबर ऑफ मोल इसी का ले रहे हैं, तो भी तो आपका फैक्टर तो चेंज हो गया ना। अगर आप नंबर ऑफ मोल जो एक्चुअल सॉल्यूट है उसका भी ले रहे हैं, तो भी चीजें आपको कैलकुलेटेड वैल्यू तो डिफरेंट आएगा ना। क्यों डिफरेंट आएगा, जरा सोचो, है ना। क्योंकि आपका M2 क्या आया था, M2 आ गया था M2 इंटू 1000 इंटू KF बाई, है ना। चलो n को सेम रखो, n को सेम रखो, है ना। तो आप देखो यहां पर डेल्टा क्या लिखा था हमने, W1 इंटू डेल्टा टीबी, है ना, TF ये लिखा था। तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा, W1 तो वही रहेगा, N2 मान लो सेम रख लो, KF भी आप सेम रख लो। डेल्टा TF क्या होगा, डेल्टा TF घटेगा कि बढ़ेगा, डेल्टा TF कम हो जाएगा, क्योंकि मोलरिटी कम हो जाएगी ना, ओवरऑल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल तो ओवरऑल कम हो जाएगा। नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल कम होगी डाइमेराइजेशन से, ये बताइए। यस सर। तो एक्चुअल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स होंगे, एक्चुअल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स जो होंगे, है ना, इरिस्पेक्टिव ऑफ नेचर, ध्यान रखिए। तो सॉल्यूट की तरह अब इथेनोइक एसिड नहीं बिहेव कर रहा है, CH3COH ये नहीं बिहेव कर रहा है, डाइमर बिहेव कर रहा है, क्योंकि ये दोनों कंबाइन हो चुके हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। तो इस बात को ध्यान देना है। यस सर। हाँ, आई की वैल्यू डिपेंड करेगी, बताऊंगा ना अभी, आई अभी लिखाऊंगा ना बेटा। आई की वैल्यू, आई की वैल्यू डिपेंड क्या करेगी, आई की वैल्यू तो इसी के लिए होता ही है। हाई वैल्यू डायमेराइज हो रहा है तभी तो अलग हो रहा है, वरना 1 नहीं हो जाता। सचिन, डाइमर का फॉर्मेशन हो रहा है तभी तो हम आई निकाल रहे हैं, है ना। चलो देखो, यस इसको सर। नोट करते हैं। चलिए, देखो बेटा, पॉइंट ऑफ फैक्टर आई, ये क्या होता है, तो आई जो है
मोल्स ऑफ पार्टिकल्स, सॉल्यूट पार्टिकल स्पेसिफिकली कहो, है ना, सॉल्यूट पार्टिकल लिख लो, ज्यादा बेटर है। आफ्टर डिसोसिएशन, और एक दो क्वेश्चन अभी करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, है ना। एसोसिएशन क्वेश्चन करके आपको ज्यादा समझ में आएगा। आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, ये चीज हो गया। एंड नंबर ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, है ना, नंबर ऑफ मोल्स ही ले लो, ऑफ ऊपर मोल्स लिखे हैं, मोल्स ऑफ, मोल्स लेते रहे, हम भी मोल लेंगे, आप पार्टिकल लेंगे तो हम भी पार्टिकल लेंगे, ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। नोट कर लीजिए, ये हो गया। तो आफ्टर डिसोसिएशन का मतलब क्या हो गया, जो एक्चुअली में आप करेंगे, है ना, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, और जो आपका कैलकुलेटेड होगा, मतलब थ्योरी से जो आप कैलकुलेट करेंगे, है ना। सो दिस कैन बी सेड एज ऑब्जर्व्ड qualitative divided by calculated, theoretically calculated. Property लिख लो, that is I. ओके, मोलर मास के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। यहां पे हम एबनॉर्मल नॉर्मल मास की बात करें, नॉर्मल मोलर मास, नॉर्मल मोलर मास डिवाइड एबनॉर्मल मोलर मास। एबनॉर्मल मतलब आफ्टर, एबनॉर्मल कब होगा, जब आपका डिसोसिएशन या एसोसिएशन हो जाएगा। तो एबनॉर्मल मोलर मास, ये तीनों अलग अलग तरीके से हैं। अभी आप ये मत करना कि यहां से इसको रिलेट, ठीक है, ये तीन डिफरेंट टर्म्स में हमने लिखा है। ओके, अब इसको मैं दिखाता हूं, एक एग्जांपल लेकर आपको समझाता हूं, क्लियर हो जाएगा। एक एग्जांपल लेकर के समझोगे तो क्लियर हो जाएगा। अगर हम वांट ऑफ फैक्टर जो है उसके कंट्रीब्यूशन को कंसीडर कर लें, तो फिर आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला, वो मैं बताता हूं। नोट कर लो पहले, ये नोट कर लिया बेटा? यस सर। यस सर। हाँ, आई के लिए आप ये तीन एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं, है ना। एक मिनट सर, मिटाइएगा मत। नो नो, आई एम नॉट गोइंग टू रब, यू राइट इट डाउन, है ना। ये तीनों एक ही चीज को देगा वैल्यू, वो मैं अभी समझाता हूं, पर ये तीनों को समझने से पहले फॉर्मूला लिखना पड़ेगा आपको, है ना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का। तो चलो जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर बताता हूं। ये तीनों याद रखिएगा आप। हो गया बेटा?
एक मिनट चलो expression of colligative property after inclusion of want of factor, that is I के इंक्लूजन के बाद क्या बनेगा। चलिए इसको करिए। हो गया बेटे। चलो देखो, so expression of colligative property after inclusion of want of factor, let's know about this। देखो पहला हो गया आपका ऑफ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर तो बिना वांट ऑफ फैक्टर के क्या होता है, बिना वांट ऑफ फैक्टर के होता था डेल्टा पी अपॉन P1 नॉट इक्वल टू N2 बाई N1, यही होता था ना, मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल आता था। तो यहां क्या हो जाएगा, वांट ऑफ फैक्टर मल्टीप्लाई, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डेल्टा P बाई P1 नॉट, that will be I into N1। ओके, डेल्टा P क्या होता था पता ही है,
याद है? बताओ। डेल्टा पी वाज लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर कंपेयर टू, लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर किसके कंपैरिजन में होता था बेटा? डेल्टा पी वाज द ऑफ द वेपर प्रेशर कंपेयर टू, यहां पर डेल्टा पी क्या था? डेल्टा पी वाज P1 नॉट माइनस 1, है ना? तो P1 नॉट क्या था? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट आया गया है, और P1 क्या था? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, है ना? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन था जब उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हमने मिलाया था। तो पहले होता था, पहले क्या होता था? डेल्टा पी बाई P1 नॉट बाई N2 बाई N1, नाउ इट इज I इंटू N2 बाई N1 वेयर I इज द वांट ऑफ फैक्टर। उसी तरह से दूसरा नंबर देख लो, है ना? एलिवेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बेटा क्या हो जाता है? डेल्टा टी बी दैट वाज केएफ इंटू केबी इंटू केबी होता था, यही आता था ना? वेयर एम वाज द मोलैलिटी, केबी वाज द इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, है ना? या बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। तो यहां भी आपका आई मल्टीप्लाई हो जाएगा, आई टाइम्स हो जाएगा, है ना? आई टाइम, क्योंकि आई क्या होता था? आई वाज बेसिकली कैसे निकालते थे हम आई? आई वाज द ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ये आपका क्या है? ऑल दीज आर ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑल ऑफ देम आर ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, है ना? जो ऑब्जर्व्ड है, एक्चुअली जो ऑब्जर्व किया जाता है सॉल्यूशन में ड्यू टू द डिसोसिएशन और एसोसिएशन। सो ऑल दीज वी आर गिविंग द ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये सब किसके लिए मैं लिख रहा हूं एक्सप्रेशन? ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए लिख रहा हूं, ये बात ध्यान रखिएगा। ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएंगे? आई टाइम्स हो जाएंगे कंपेयर टू कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विदाउट कंसीडरिंग डिसोसिएशन और एसोसिएशन। बात को ध्यान रखना है। तो तीसरे नंबर पे क्या हो जाएगा? तीसरे नंबर पे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा एफ, सो दैट विल बी ऑल्सो आई इंटू एम, है ना? यहां पर आपका जो है आई, अगर आपका डिसोसिएशन या एसोसिएशन हम कंसीडर नहीं करते थे तो क्या आता था? डेल्टा टी एफ वाज इक्वल टू के एफ इंटू एम। एसोसिएशन को कंसीडर करने पे आई मल्टीप्लाई हो जाएगा। पॉइंट क्लियर? चौथा नंबर देखो, फोर्थ नंबर जो आपने पढ़ा है प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर वाला क्या हो जाएगा? ऑस्मोटिक प्रेशर उठ जाएगा बोलने से। ठीक है बेटा, माइक ऑफ कर लेना आयुष। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है मेरे बेटे, ऑस्मोटिक प्रेशर पे ध्यान दीजिए। ऑस्मोटिक प्रेशर वाला जो कंडीशन है उसमें क्या आ जाएगा? ऑस्मोटिक प्रेशर जो आपका पाई होता था डेट वाज इक्वल टू सी आर टी, यही आता था ना? तब ये हो जाएगा आई इंटू सी आर टी। यहाँ पे सी क्या था? मोलरिटी, आर गैस कांस्टेंट, टी वाज द टेम्परेचर। ओके, सो लाइक दैट यू कैन डू इट। तो हर एक आप देखोगे कि ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जितने भी है, all observed qualitative properties gets multiplied by the want of factor. Is that point clear? जितने भी observed qualitative property हैं want factor से multiply हो जाते हैं। तो नोट में लिख लीजिए इस बात को कि when we
consider the dissociation or association, then जो ऑब्जर्व्ड होंगे, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, प्रॉपर्टी will be I times, will be I time, that is Van top factor times calculated colligative property without, कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कब होता है? विदाउट कंसीडर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, है ना। एक तो ये पॉइंट याद रखना है नोट में, और नोट में ही आप दूसरा पॉइंट इस साइड लिख लो मेरे बेटे, है ना। और इस पॉइंट के थ्योरेटिकल पोर्शन खत्म होता है, वी कैन डू द प्रॉब्लम्स नाउ, है ना। देखिए इसको, एक सेकेंड रुकिएगा, मैं लिखाता हूं, यहां तक नोट कर लीजिए। सो नोट में ही सेकेंड पॉइंट, फॉर डिसोसिएशन आई की वैल्यू जो होगी 1 विल बी ग्रेटर देन 1, है ना। एंड फॉर एसोसिएशन द वन टॉप फैक्टर विल बी, है ना। जैसे यहाँ पे आपका एग्जाम्पल था NaCl वाला, CaCl2 जो भी आपके आयोनिक सॉलिड होंगे वो हो जाएगा एग्जाम्पल, और यहाँ पे आपका 3COH, है ना, और C2H5OH, तो इन सब में आपका क्या, इन सब में आपका लेस देन 1 हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए बेटा। Come on, do this. तो जो फॉर्मूला हमने आई का लिखाया था वो याद रखिएगा, टोटल नंबर ऑफ द पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ द पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन एसोसिएशन, या फिर आपका जो होगा मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास। एबनॉर्मल मतलब जो ड्यू टू डिसोसिएशन या एसोसिएशन ऑब्जर्व होगा। उसके बाद आपने क्या जाना, उसको जो है दैट विल बी योर ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो आई के इन तीनों फॉर्मूले को आप दिमाग में, है ना। और इस बात को अगर आप दिमाग में रखेंगे तो फॉर्मूला कि डिसोसिएशन के लिए वेंटो फैक्टर की वैल्यू मोर देन, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाते हैं डिसोसिएशन से, तो जो होगा आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन तो नहीं हुआ, डिसोसिएशन होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होंगे तो आई विल बी मोर देन 1। एसोसिएशन के कारण नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो जाएंगे, सो वन टॉप फैक्टर विल बी लेस 1 अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ द आई, है ना। तो यहां तक इसको कर लीजिए जल्दी से। नाउ वी कैन सी सम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दिस। चलिए क्वेश्चन देते हैं।
यहां तक में कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। मेरे तरफ से चैप्टर खत्म है। ठीक है बच्चों, सारी चीजों को अच्छे से रिवाइज करिएगा, नोट से और एनसीईआरटी से अच्छे से पढ़िएगा, और एनसीईआरटी के पीछे के एक एक हैं बेटे। लेट अस डिस्कस फ्यू क्वेश्चंस। नोट कंप्लीटेड आयुष बेटा? हो गया आयुष? सर ये पहला पॉइंट बताना है वो दोबारा। कौन सा पहला पॉइंट मेरा बच्चा? ये वाला कि ये वाला कि ये वाला? सर ये नोट का पहला पॉइंट। पहला पॉइंट, नोट का पहला पॉइंट देखो क्या कह रहा है। नोट का पहला पॉइंट कह रहा है कि जब हम कंसीडर करेंगे डिसोसिएशन और एसोसिएशन, देन ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विल बी आई टाइम्स। आई टाइम्स मतलब फैक्टर टाइम। देख लो यहां पर है ना, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए मैंने यहां लिखा है। तो अगर आपका डिसोसिएशन एसोसिएशन हम कंसीडर नहीं करते तो जरा आप याद करिए कि लोअरिंग वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या था? रिलेटिव लोअरिंग। इसको क्या कहते हैं? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर। सो दैट वाज इक्वल टू N2/N1 आता था। याद आ रहा है? बोलो। पहले ये याद होगा तभी तो समझोगे, इसलिए पहले ये बताओ कि ये याद है कि नहीं। हाँ बेटा? यस सर। चलो ठीक है। तो अगर आपको वो बात याद है तो वहां से आप देख सकते हैं कि अगर रिलेटिव लोअरिंग डेल्टा P/P1 नॉट होता था N2/N1, तो अगर हम ये या एसोसिएशन यानी कि वांट ऑफ फैक्टर के इफेक्ट को कंसीडर करेंगे, देन डेल्टा P/P1 नॉट विल बी I into N2/N1 हो जाएगा। I into N2/N1 हो जाएगा। तो वही कह रहा है, देन कंसीडर द डिसोसिएशन और एसोसिएशन, then observed colligative property will be I times the calculated colligative property without considering the dissociation association। तो अगर हम बिना डिसोसिएशन या एसोसिएशन कंसीडर किए अगर कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा? डेल्टा P/P1 नॉट की वैल्यू N2/N1, और अगर कंसीडर करेंगे तो क्या आएगा? I into N2/N1। I की वैल्यू क्या हो गई? I into N2/N1 डिवाइडेड बाय N2/N1 I आ जाएगा ना? बोलो। आएगा आई? हाँ बोलो। एक मिनट वेट वेट करो। मयंक, आवाज जा रही है बेटा? आयुष? सर हाँ, ये पॉइंट क्लियर है? हाँ सर। देखो सुकन्या, दिस पॉइंट इज क्लियर? फर्स्ट पॉइंट? ओके। सर आई मयंक बोलो। मयंक आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। सर आई तो फॉर्मूले से ही निकलेगा ना। आई फॉर्मूले से निकलेगा वो तो ठीक है ना? पहले आई का जो बेसिक मीनिंग है वो तो देखो आप बेटा। फॉर्मूले से निकलेगा, फॉर्मूला आपके हेल्प के लिए है, लेकिन प्रैक्टिकली लॉजिकली दिमाग से निकलता है आई, है ना? फॉर्मूला तो आपके हेल्प के लिए है। पहले ये नोट कर लिए हो सारा, ये बताओ। नोट हो चुका है? मैं इसको रब करूंगा तभी तो समझाऊंगा नहीं सर एक मिनट। ना, तो पहले नोट कर लो फिर उसके बाद क्वेश्चन करना है।
नहीं तो आपके क्वेश्चन का जवाब मैं दूंगा कहां पर, नहीं समझ में आएगा। ओरली आप नहीं समझ पाएंगे, पहले आप नोट कर लीजिए। हो गया बेटा? नोट हो गया? यस थोड़ा सर। जल्दी जल्दी थोड़ा लिखिए। जैसे तुम इसी को देखो, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ध्यान देना। तो लोअरिंग ऑफ वेपर में आपको पता है कि डेल्टा P1 बाई P1 नॉट, इसका फॉर्मूला क्या होता है? N2 बाई N1 होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट विद है ना। एक्चुअली में तो ये होता है N2 बाई N1 प्लस N2, N1 प्लस N2, यही होता है ना मोल फ्रैक्शन। लेकिन डाइल्यूट सॉल्यूशन में, याद करो जो पढ़ाया था मैंने, पुरानी चीजों को याद रखिए। डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या लेते थे? N2 इज वेरी वेरी स्मॉल देन 1, सो N1 प्लस N2 आपका क्या हो जाता था? 1। तो N1 जो हो जाता था आपका 1 माइनस N2, और N2 बहुत छोटा है तो ऑलमोस्ट इक्वल टू, है ना, ऑलमोस्ट 1 के बराबर ही आ, यानी कि हम N1 मान लेते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं N2 को हम बहुत कम मान लेंगे, तो N1 को ऑलमोस्ट हम 1 के बराबर मान लेते हैं, या जो भी आएगा वो ले लेंगे। तो N1 प्लस के कंपैरिजन में हम, अगर आपका N1 प्लस N2 के कंपैरिजन में हम N2 को नेग्लेक्ट कर सकते थे, कर सकते हैं ना, बोलो? क्योंकि N1 तो आ जाएगा आपका ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 आ जाएगा। बेटा समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, पहले ये बताओ। तो मैं एग्जांपल लेके मयंक, सर आवाज क्लियर नहीं आ रही। किसकी नहीं आ रही? मेरी या आपकी? सर आपकी। रिकनेक्ट करके देखता हूं। अब जा रही आवाज? मयंक, नहीं सर अभी भी नहीं आ रही। तो बेटा आप रिकनेक्ट करिए, आपके तरफ से प्रॉब्लम है फिर, है ना। बेटा नेटवर्क स्लो होने के कारण इशू आ रहा होगा, रिकनेक्ट करिए। नेटवर्क स्लो के कारण इशू आ रहा होगा, रिकनेक्ट करिए। आज संडे है, ज्यादा लोग यूज करते हैं नेटवर्क, हो सकता है नेटवर्क इशू के कारण आ रहा हो, सो रिकनेक्ट करिए। Mayank, now you are able to listen? यस सर। चलो अब मैं समझा देता हूं, बाकी मैं लेक्चर शेयर कर दूंगा
लेना, जिसको दिक्कत होगी वो सुन लेना, ठीक है? नहीं तो फिर क्लास आज भी रुका रहेगा। देखो, नेटवर्क के लिए मैंने बेटा पहले ही कहा है, अच्छा स्पीड इंटरनेट यूज करिए प्लीज, अदरवाइज दिक्कत होगी ही होगी, कभी ना कभी किसी को तो कभी किसी को। देखो, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए आप लिखते थे ना, ऐसे तो N2/1 + N2 आता है मोल फ्रैक्शन, तो अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा तो N2 क्या हो जाएगा, वेरी वेरी लेस देन 1 हो जाएगा। N1 + N2 क्या होता है, मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है। तो सॉरी ये ऐसे जो है ये आता था ना, एक मिनट क्या लिख दिया हूं, ये x1/x2 इस तरह से, x2/x1 मोल फ्रैक्शन। तो x2/x1 अगर आ रहा है तो x2/x1 देखोगे तो x1 + x2 क्या हो जाता है, x2 + x1 आपका 1 हो जाता है। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए x2 क्या हो जाएगा, वेरी वेरी लेस देन 1, है ना, वेरी वेरी लेस देन 1 हो जाएगा। तो वेरी वेरी लेस देन 1 हो जाएगा, तो उस केस में हम क्या लिख सकते हैं, है ना, x1 + x2 ऑलमोस्ट हम लिख सकते हैं x1 के बराबर, लिख सकते हैं, बोलो। यस सर। x1 के बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि x1 ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 हो जाएगा और x2 टेंडिंग टू 0। याद करो, ये मैंने पहले पढ़ाया है, इस चीज को भूल नहीं जाओ। आप भूल जाओगे तो फिर मैं कैसे आगे बताया करूंगा। पुरानी चीजों को रिवाइज करो, 2-3 दिन पहले तो हुआ है, 2 क्लास पहले, और आप फॉरगेट कर जाते हैं। तो यहाँ तो हो जाएगा x2/x1, अगर हम देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपको, वैसे N2/N1 आता भी है, N2/N1 आता है, x2/x1 है ना, x2/x1 N2/N1 आता है, ठीक है? तो N2 का आ जाएगा, क्योंकि x2 क्या हो जाएगा, x2 आपका हो जाएगा, x2 हो जाएगा N2/N1 + N2, और ये हो जाएगा N1/x1, x1 हो जाएगा N1/N1 + N2। तो क्या हो जाएगा बताओ, ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो N2 जाएगा, N2/N1। तो N2/N1 आ जाएगा। तो ये होता था। अब जरा सोचो, N1 तो आपका सॉल्यूशन है ना भाई, N1 तो सॉल्वेंट है ना, सॉल्वेंट का डिसोसिएशन एसोसिएशन हो रहा है या सॉल्यूट का हो रहा है, ये बताओ। सॉल्यूट का डिसोसिएशन एसोसिएशन हो रहा है ना, तो आपका चेंज होगा तो N2 चेंज होगा, N1 थोड़ी ही चेंज होगा। तो अगर हम यहाँ देखते हैं डेल्टा P1/P1 डेल्टा P1/P1 आपका N2/N1 है। मान लो अगर मैं NaCl लेता हूं, NaCl, और NaCl आपका डिसोसिएट होके बना देगा Na+ और Cl-, तो ये अगर 1 मोल लेंगे, 1 मोल लेंगे या कुछ भी लेंगे, N2 मोल लेंगे, अगर N2 मोल लेंगे, ये कितना आ जाएगा बताओ। अगर NaCl N2 मोल लेंगे तो Na+ और Cl- दोनों मिला के कितना मोल हो जाएगा, 2N2। बताओ भी, डबल नहीं हो जाएगा भाई, एक टूट गया 2 2N2 में, होगा सर। होगा ना, एक अगर 2 में टूट गया तो 2N2 ही तो होगा, हाँ सर। बोलो। तो 2N2 हो गया, यानी कि एक्चुअली में यहाँ पे N2 की जगह क्या आएगा, 2N2, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स डबल हो गए हैं। तो अब आपका ये इनिशियल, ये कब था, बिफोर डिसोसिएशन, बिफोर डिसोसिएशन, यानी कि ये कौन सा हो गया, कैलकुलेट हो गया। बिफोर डिसोसिएशन मतलब कैलकुलेटेड वाला हो जाएगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में एक्चुअली क्या होगा, ऑब्जर्व में क्या होगा, क्योंकि ये 2 में टूट चुका है, तो 2 में टूट चुका है, तो एक्चुअली में आपको ये डबल दिखेगा। तो एक्चुअली में डेल्टा P1/P1 जो ऑब्जर्व्ड होगा वो हो जाएगा आपका 2 टाइम्स N2/N1, डबल नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये डबल टूट चुके हैं, 2 बार में, एक पार्टिकल 2 पार्टिकल में टूट चुका है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल डबल हो गए कि नहीं हो गए, ये बोलो पहले। यस सर, होंगे सर। होंगे। यस तो सर। अगर डबल हो गए तो ये डबल हो गया ना, तो ये ऑब्जर्व, एक्चुअली में जो आप ऑब्जर्व करेंगे, एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करेंगे, तो ये आएगा।
लेकिन आप बिना डिसोसिएशन के थ्योरेटिकली कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा। तो ऑब्जर्व्ड बाय कैलकुलेटेड, ऑब्जर्व्ड बाय कैलकुलेटेड अगर हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऑब्जर्व्ड बाय कैलकुलेटेड, यानी कि वांट ऑफ फैक्टर आपका आ जाएगा ऑब्जर्व्ड प्रॉपर्टी बाय कैलकुलेटेड, यही तो लिखा था, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो 2n2/n1 डिवाइडेड बाय n2/n1, तो क्या आ गया, 2 आ गया, है ना। अगर पूरा डिसोसिएशन हो रहा है, मान लो 1.8 टाइम डिसोसिएशन हो रहा है, तो 1.8 आएगा, समझे, बोलिए। यस सर। तो बस इसीलिए आपका, चूंकि ये होता है इसीलिए आपको लिखा हुआ है तो ऑब्जर्व कॉलिगेटिव, इसीलिए क्या कह रहे हैं, when we consider the dissociation और एसोसिएशन, यानी कि डिसोसिएशन और एसोसिएशन को हम कंसीडर करें, है ना, then the observed colligative property will be I times, that is Van't Hoff factor times the calculated colligative property without considering the dissociation और association, है ना। और फिर मैंने दूसरे नोट में लिखा है कि डिसोसिएशन के लिए Van't Hoff फैक्टर ज्यादा होगी और एसोसिएशन के लिए Van't Hoff फैक्टर की वैल्यू 1 से कम होगी, समझा, बोलो। Yes, sir. यस तो सर। अच्छे से याद कर लो, ये सारी चीजें काम आएगा। अब चलो क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करोगे तो समझ पाओगे और अच्छे से। सो आई एम गोइंग टू रब दिस नाउ। Okay, write down a question. देखो क्वेश्चन सारा बनाना और जहां डाउट हो व्हाट्सएप करके पूछ लेना मुझसे, है ना, मैं सभी को कह रहा हूं, जहां डाउट हो आस्क द क्वेश्चन, व्हाट्सएप में द क्वेश्चन एंड व्हेनेवर आई विल बी फ्री आई विल आंसर इट। सो आई एम टेकिंग 2.41 क्वेश्चन NCERT. So this question, if you have the book then you can see that, otherwise you can write it. Determine the फॉर्मूला याद रखना है, ऑस्मोटिक प्रेशर, अब हाँ देखते जाओ, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ एक सेकंड बेटे, determine the osmotic pressure of a solution prepared by dissolving 20 milligram of potassium sulfate in 2 liter of water at 25 degrees Celsius, assuming that it is completely dissociated.
बताओ कंप्लीटली डिसोसिएट होगा तो वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी? जल्दी बताओ। अगर K2SO4 कंप्लीटली डिसोसिएट होगा, व्हाट विल बी ऑफ द वांट ऑफ फैक्टर? 1. डबल हो जाएगा सर। डबल हो जाएगा। डबल हो जाएगा, देख के बोलो। K2SO4 है 3 होगा सर. 1 3 होगा सर। 1 थ्री से थ्री बड़ा थ्री होगा। 1 होगा सर. बेटा 1 से बड़ा नहीं बताना है। होगा 3 होगा ना। कंप्लीटली sir. डिसोसिएट होगा तो K2SO4 किसमें टूटेगा? प्लस आयन प्लस SO4 2 माइनस सल्फेट आयन। 3 होगा की वैल्यू। बेटा 3 तो होगा, 2 पोटासियम हो गया, 1 सल्फेट हो गया, 3 बन रहा है ना। यस सर। 3 होगा। कंप्लीटली डिसोसिएट होगा तो एक के कितना देगा? एक टूट के कितना देगा? 3 देगा। तो 1:3 तो 3 हो जाएगा ना। यस सर। यानी कि यहाँ पे आप देखेंगे कि वांट ऑफ फैक्टर क्या होता था आपका? नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन। नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन। तो आफ्टर डिसोसिएशन कितने मोल है बताओ? 2 1 3 मोल हो गया ना। यस सर। अब बिफोर डिसोसिएशन क्या है? K2SO4 कितना मोल हो गया? 1 मोल था। तो ये क्या अगर कंप्लीट डिसोसिएशन मान रहे हैं तो 3:1 यानी कि वांट ऑफ फैक्टर विल बी 3। ओके, ये बात क्लियर है? यस सर। चलिए ठीक है। सो इफ दिस इज क्लियर देन लेट्स मूव अहेड। ध्यान दो। तो यहां पर वांट ऑफ फैक्टर 3 आ गया। बाकी आपका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा इस बार? I into CRT, where C is molarity, R is gas constant and T is temperature in Kelvin, है ना। तो I हो गया। C कैसे कैलकुलेट होगा? तो C कैलकुलेट कर लो। C हो जाएगा आपका मोलरिटी, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, है ना। ये एक्चुअली CRT क्या है? CRT जो कैलकुलेटेड ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया, है ना। तो C हम इसी के लिए कैलकुलेट करेंगे। किसके लिए? K2SO4 के लिए। समझा? क्योंकि I तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं, तो फिर 3 मोल ट्रिपल मत कर देना, क्योंकि I ऑलरेडी आप मान चुके हो अलग से। तो अब आप C निकालो। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ K2SO4, तो K2SO4 का मोलर मास क्या होगा? मोलर मास ऑफ K2SO4। पोटासियम का कितना होता है? 39। तो 2 into 39 प्लस 32, सल्फर का हो गया 32 प्लस 4 into 16 ना। इसको कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, कैलकुलेट करो तो। बताओ बेटा कितना आया? 174 सर। कितना आ गया? 174। चलो मैं भी चेक कर लूं। ओके, सो दिस इज 170 ग्राम आ गया मोलर मास, है ना। और यहाँ क्या दिया है? 25 मिलीग्राम दिया है। सो नंबर ऑफ मोल हो जाएगा 25 0.025। इंटू 10 टू द पावर -3 ग्राम में हो गया, और डिवाइडेड बाय 174, ऑलमोस्ट 175 भी कह सकते हो,
तो 175 रख के अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेशन कर दो, तो कितना हो जाएगा, 7 आ जाएगा, 1/7 के आसपास इंटू 10⁻⁻3, यही आ जाएगा ना, आ जाएगा, बोलो। यस सर। 1/7 इंटू 10⁻⁻3। आर कितना ले लेंगे, आर ले लीजिए 8.314, तो पास्कल में आ जाएगा। अगर आर को इसमें लोगे या इसमें लोगे 0.0821 तो एटमोस्फेयर में आएगा, है ना, वो चीज है। तो अब वो देख लेंगे किस पे हमें देखना है ना, आंसर एक बार चेक कर लेते हैं किस में दिया हुआ है, उसी के हिसाब से ले लेंगे। ओके, आंसर के हिसाब से ही ले लेते हैं। लेट मी चेक द आंसर फर्स्ट ऑफ ऑल, कि आंसर किसके टर्म में दिया है, एटमॉस्फेयर में दिया है। तो ले लीजिए 0.0821 ले लीजिए आर की वैल्यू, लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन, है ना, और टी तो केल्विन में ही लेंगे, तो टी 25 डिग्री सेल्सियस दिया है, तो 28 केल्विन। तो चलो अब जरा इसको मल्टीप्लाई करो बेटा, आई की वैल्यू हो गई 3, सी की वैल्यू हो गई 1/7 इंटू 10⁻⁻3, आर की वैल्यू हो गई 0.0821, है ना, ओके 0.0821। यहां भी तो हमने लीटर में ही लिया था इसको, मोल पर लीटर याद करो, है ना, मोलरिटी भी तो मोल पर लीटर लिया है, तो यहां भी लीटर में ही लेना सही होगा, है ना, नहीं ले सकते उसमें एसआई यूनिट में। और टी हो गया आपका 298 केल्विन। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई करिए, आर की वैल्यू यही लेना है 0.0821, ध्यान रखना, ओके। इसको मल्टीप्लाई करके देखो क्या आता है ना, पॉइंट 0.0821 into 3 divided by 7, 298 है ना, और इंटू 10⁻⁻3 तो ले ही लेंगे। सो लेट मी चेक द आंसर, बाई 2 कहां से आ गया, यस सर, वॉल्यूम का सर नहीं लिया आप। अच्छा वॉल्यूम दिया, अच्छा वॉल्यूम हमने दो, हाँ दो छोड़ दिया ना, 2 वही है लीटर बाई सर, 2, 1 हाँ बाई 2 2। लीटर है ना, जस्ट अ मिनट, हाँ वही मैं सोच रहा हूँ बाई 2 कहां से आ गया। चलो तो वॉल्यूम हमने लिया ही नहीं, तो इंटू 2 करेंगे ना, वॉल्यूम 2 लीटर, वॉल्यूम छूट गया है, सही बात है, वही 2 छूट रहा है, हाँ तो वॉल्यूम कितना था 2 लीटर, कहाँ गया 2 लीटर, तो ये 2 यहाँ आएगा, तो 2 यहाँ आएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा ऑलमोस्ट, तो अब आपको यहाँ 14 कर दो, अब आ जाएगा आंसर, है ना। भाई मुझे लगा बाई 2 कहां से आ रहा है, तो ये हो गया 5.27, तो ये आ गया 5.27, मेरा 10.44 आ रहा था, तो 5 है ना, वो चीज 5.5 था, तो ये हो गया 4.2 एटमोस्फेयर, है ना। चलो इसको कर लो, आप यहां से देखो 25 के आसपास आएगा, 25 आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे थोड़ा ज्यादा ले लिया है ना, ये थोड़ा कम होगा ना, मैंने यहाँ पर 174 कहाँ गया 174 इंटू, तो ये आपका 1/14 से थोड़ा बड़ा होगा ना, है ना, 524 पक्का आ रहा है सर। हाँ वही आएगा, आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन करोगे तो 527 आ जाएगा। हमने ये 1/14 ले लिया था ना, ये 1 बाई, देखो ये 25 नहीं ना है, 174 है, तो यहां से जो थोड़ा सा ज्यादा हमने माना है, डिनोमिनेटर को छोटा मान लिया है, उससे वैल्यू छोटा हो गया, है ना, वो चीज है। अगर आप एग्जैक्टली इसी को रख देंगे तो आ जाएगा आंसर जो एनसीईआरटी में दिया है, ठीक है, समझ में आया बेटा कैसे करना है, यस ये सर। क्वेश्चन क्लियर है सचिन,
चलो एक और क्वेश्चन देखो, फिर एक और ये आप लोग, लेट्स सॉल्व वन मोर क्वेश्चन। इसमें जो है वन टॉप फैक्टर की वैल्यू दिया हुआ है, कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं दिया है, तो उसको करो। क्वेश्चन नंबर 40, डू द क्वेश्चन नंबर 40। बन जाएगा आप लोग से सारा क्वेश्चन, अच्छे से थ्योरी में राइज कर लो नोट को, और करोगे तो सब बन जाएगा, है ना। तो इसको बनाइए, जो डाउट होगा मुझे भेजिएगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए हैं बेटे, इसको बना जाएंगे तो भी सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। सो 40 नंबर देखो, व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 40, डिटरमिन द अमाउंट ऑफ, अमाउंट मतलब मास या मोल, मास ही निकाल लो, अमाउंट ऑफ CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। इसका जो वन टॉप फैक्टर दिया है वो दिया है 2.47, 3 से कम है, यानी कि कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं है। अमाउंट ऑफ CaCl2 dissolved in 2.5 liter of water, 2.5 liter of water, such that its osmotic pressure is 0.75, या तो आसान कैलकुलेशन दे दिया, और आगे भी आसान है, एट 27 डिग्री सेल्सियस, यानी कि कितना केल्विन हो गया, केल्विन। जल्दी से करो तो बेटा, आसान कैलकुलेशन है इसमें। कम ऑन डू दिस क्वेश्चन। मयंक, लास्ट क्वेश्चन क्लियर है बेटा? यस सर। चलिए इसको करिए। करो बेटा इसको, देखो इजी है कैलकुलेशन, इसमें कैसे करो आप लोग। बन रहा है? देखो फॉर्मूला पहले लिख लो। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वन टॉप फैक्टर को कंसीडर करके I इंटू सी आर। आर क्या लोगे, आर की वैल्यू लोगे 0.0821, है ना, क्योंकि पर लीटर लेते हैं ना, पर लीटर लेते हैं, इसीलिए लीटर वाला ही लेना है। ठीक है, ये चीज। और ये भी एटमॉस्फेयर में आपको दिया हुआ है, पास्कल में देगा तो एटमॉस्फेयर से पास्कल कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। तो ये चीज, तो डिटरमिन द अमाउंट, तो बेटा सी निकल जाएगा तो अमाउंट भी निकल जाएगा, तो सी निकालना है पहले। तो हमें मान लेते हैं ऐसे कि लेट N2 इक्वल टू
moles of CaCl2 dissolved. Therefore C क्या हो जाएगा, C हो जाएगा N2 by 2.5 लीटर, है ना, N2 by 2.5 लीटर। अब वैल्यू रख दीजिए तो यहाँ क्वांटम फैक्टर का, R का, T का देखो, तो सिंस आ जाएगा आंसर यहाँ से पाई इक्वल टू I इंटू CRT। तो देखो पाई की वैल्यू क्या है, पाई की वैल्यू 0.75 है, 0.75 दैट इज 3/4। I की वैल्यू क्या है, 2.47 है। C की वैल्यू क्या है, C की वैल्यू N2 by 2.5 लीटर। R की वैल्यू क्या है 0.0821 और T की वैल्यू क्या है 300। अब यहां से N2 निकल जाएगा, N2 आ जाएगा। दिस इंप्लाइज N2 विल बी इक्वल टू, N2 क्या आएगा, थोड़ा सावधानी से करें, 0.75 इंटू 2.5 होल डिवाइडेड बाई, जो भी न्यूमरेटर में उसको डिनोमिनेटर में 2.47 इंटू 0.0821 इंटू 300, यही होगा। तो जल्दी से N2 निकालिए, तो कैलकुलेट करिए इसको। So how much it is, 0.75 into 2.5 divided by 2.47 divided by 0.0821 and then divided by 300. So total equal to 1.875 divided by 60.8361. मेरा जो आ रहा है टोटल वो आ रहा है 0.031। हाँ तो 031 ले लेते हैं, 038 है ना, 308 और 031 ही ले लो, ज्यादा बेटर है, ज्यादा डेसिमल लेने की जरूरत नहीं है ना। 0.031। तो बेटा ये नंबर ऑफ मोल हो गया, किसका मोल हो गया, CaCl2 का। स्टेप यहाँ पे मैं लिख देता हूं, देयरफॉर मोलर मास क्या, मोलर मास ऑफ CaCl2, कैल्शियम का होता है 40, 35.5 तो इंटू 35.5, 71 प्लस 40 कितना गया, 71 40, 111 ग्राम। देयरफॉर मास ऑफ CaCl2, मास ऑफ CaCl2 आएगा मोल्स इंटू मोलर मास। तो मोल्स कितना हो गया 0.031 इंटू 111, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 111 इसमें, 111 कितना आ गया भाई, ये आ गया 3.42, अप्रोक्सीमेटली 3.42 ग्राम आ गया बेटा, एंड 3.42 ग्राम। लेट अस चेक द आंसर। सो इट इज 0.03 मोल ऑफ CaCl2। तो ठीक है, 0.03 मोल, मोल में दिया है तो मोल में आंसर आ गया, है ना, समझे बच्चों। ग्राम में आप निकालेंगे तो 3.42 ग्राम आ जाएगा या 3.4 ग्राम, अब मोल में 0.3 मोल आ गया, समझा बहन। यस सर। इज दिस क्लियर बच्चों। क्वेश्चंस बना लेंगे आप लोग इसी तरह से। नो सर।